वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों, आज फिर एक बार हम स्टडी करेंगे NISM सर्टिफिकेशन एग्ज़ामिनेशन पार्ट 5A के बारे में, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ामिनेशन। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा चैप्टर 2 चल रहा है एंड इसमें हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स जानी। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स म्यूचुअल फंड्स में रहती हैं। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में अपने जाना था कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इक्विटी, डेट एंड बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो आज हम उन स्कीम्स के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर किसी भाई ना अगर 2.2.4 म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगराइजेशन एंड सब SEBI रेगुलेशंस के बारे में नहीं पढ़ा है या नहीं इस वीडियो को देखा है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड आई नोटिफिकेशन बटन में भी आपको मिल जाएगा लिंक। तो आज हम सब कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीफ में जानेंगे एंड लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बारे में भी अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो के लास्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इक्विटी स्कीम से। इक्विटी स्कीम्स के अंदर सबसे पहली स्कीम दी गई है मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड के बारे में ज़रा पढ़ लें हम। एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। The minimum investment in equity scheme and equity related instrument shall be 65% of total assets। तो मल्टी कैप की जो डेफिनेशन है यहाँ पे, ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, यानी कि इसमें कभी भी इन्वेस्टर स्टक नहीं होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। और मल्टी कैप फंड्स के पास एक एक्सेस है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी में जाने का। और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होनी चाहिए वो 65% की रहेगी। तो यानी कि अगर 65% या उससे ऊपर की इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगी एंड तभी ये हम इसे मल्टी कैप इक्विटी फंड में काउंट करेंगे। इक्विटी फंड ये तभी काउंट होगा। एंड यहाँ पे दिया हुआ है सी बॉक्स 2.1 फॉर डेफिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो इस बॉक्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये नीचे दिया हुआ है। अगर किसी ने ना देखी हो हमारी प्रीवियस वीडियो तो इस बॉक्स को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। एंड सेकंड कैटेगरी यहाँ पे दी गई है लार्ज कैप फंड्स। तो लार्ज कैप फंड्स की क्या डेफिनेशन रहेगी? एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम predominantly investing in large cap stocks. The minimum investment in equity and equity related instruments of large cap companies shall be 80% of total assets। तो बेसिकली लार्ज कैप फंड्स जो हैं ये टोटली लार्ज कैप यानी कि फर्स्ट 100 कंपनीज के अंदर का ही इनका एक क्राइटेरिया है या उनके अंदर ही रेंज बाउंड है, ये उन्हीं में इन्वेस्ट कर पाएंगे जो टॉप 100 कंपनीज रहेंगी। और कम से कम 80% जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड एसेट्स में होनी चाहिए, उसके बाहर ये नहीं जा सकते। या फिर अब हम यूँ कह सकते हैं कि अगर 79% हो जाती है इनकी इक्विटी एलोकेशन तो ये इक्विटी लार्ज कैप स्कीम नहीं मानी जाएगी। देर आफ्टर थर्ड आ जाती है लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड क्या हो गया? ये लार्ज कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी स्टॉक्स में यानी कि फर्स्ट 250 स्टॉक्स के अंदर ही ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है? एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन बोथ लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ large cap companies shall be 35% of the total assets. The minimum investment in equity and equity related instrument of mid cap stocks shall be 35% of total assets। तो यानी कि 70% की जो एलोकेशन है वो इक्विटी के अंदर होनी चाहिए, जिसमें से 35% लार्ज कैप एंड 35% मिड कैप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर होनी चाहिए। तो ही हम उस स्कीम को लार्ज एंड मिड कैप स्कीम के अंदर काउंट कर सकते हैं। एंड फोर्थ कैटेगरी आ जाती है यहाँ पे मिड कैप फंड। An open-ended equity scheme
predominantly investing in mid-cap stocks, the minimum investment in equity and equity related instrument of mid-cap companies shall be 65% of total assets. तो मिड कैप स्कीम के अंदर जो टोटल फंड की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ का फंड है, तो उसमें से 650 करोड़ जो है वो मिड कैप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड होने चाहिए, यानी कि 35% जो है मिड कैप स्टॉक्स इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टेड होने चाहिए, तभी इस कैटेगरी को मिड कैप कैटेगरी का दर्जा दिया जाएगा। एंड अब बात करते हैं स्मॉल कैप फंड, जो कि हमारी 5th कैटेगरी आ गई। एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप स्टॉक्स, minimum investment in equity and equity related instruments of small cap companies shall be 65% of total assets। तो जो भी स्मॉल कैप फंड्स रहेंगे उनकी जो है 65% की इन्वेस्टमेंट जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में होनी चाहिए और टोटली इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगी, तभी हम उन फंड्स को स्मॉल कैप फंड्स कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे 65% होनी चाहिए इक्विटी में, तो बाकी की जो 35% है या लार्ज कैप कैटेगरी में दी गई है कि 80%, बाकी की 20% या फिर लार्ज एंड मिड कैप की 70 को छोड़ के बाकी की 30% इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के पास, कि फंड मैनेजर के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो बाकी पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगा। अगर वो चाहता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करे, वो डेट में कर सकता है, या फिर लार्ज कैप को छोड़ के मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करेगा फंड मैनेजर के ऊपर कि वो अच्छी रिटर्न बनाने के लिए क्या कर सकता है। देयर आफ्टर डिविडेंड यील्ड फंड, ये 6th कैटेगरी आ गई डिविडेंड यील्ड फंड की। एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम प्रिडोमिनेंटली इन्वेस्टिंग इन डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, scheme should predominantly invest in dividend yielding stocks. The minimum investment in equity shall be 65% of the total assets। तो डिविडेंड यील्ड फंड क्या हो गए, ये उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक्स डिविडेंड देते हैं या जिनका डिविडेंड यील्डिंग अच्छी रहती है, और यहाँ पे भी इनका क्राइटेरिया है कि इनको 65% पैसा जो है ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, उससे कम ये नहीं कर सकते। चाहे तो ये 70 कर सकते हैं, चाहे तो ये 80 कर सकते हैं, लेकिन 65 से नीचे नहीं कर सकते। तो अदरवाइज़ ये स्कीम की कैटेगरी चेंज हो जाएगी, यहाँ सेबी सर्कुलर्स का या फिर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स का उल्लंघन होगा। ये 7th आ गया वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड। Value fund, a value fund is an open-ended equity scheme following a value investment strategy. Minimum investment in equity and equity-related instruments shall be 65% of total assets। तो वैल्यू फंड्स क्या करते हैं या कॉन्ट्रा फंड्स की हम बात करें, वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे काम करते हैं या वैल्यू स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इनकी भी एलोकेशन 65% की इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होनी चाहिए। कॉन्ट्रा फंड इज़ एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग contrarian investment strategy। म्यूचुअल फंड विल बी परमिटेड टू ऑफर आइदर वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड। तो दोनों में से एक ऑफ़र कर सकते हैं, या तो वैल्यू फंड कर सकते हैं या कॉन्ट्रा फंड, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। फोकस्ड फंड ये जो है इनका मैक्सिमम 30 स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट रहती है। तो इसकी भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन मैक्सिमम 30 स्टॉक्स, द स्कीम नीड्स टू मेंशन वेयर इट इंटेंड टू फोकस विज मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। Minimum investment in equity and equity related instrument shall be 65% of total assets। तो फोकस फंड जो रहते हैं इनका क्राइटेरिया रहता है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर 25 स्टॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्कीम इंफॉर्मेशन में इनको ये भी क्लियर करना पड़ता है
कि इनका फोकस क्या है, मल्टी कैप, लार्ज कैप या मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी इनका फोकस है, वो भी इन्हें डिक्लेयर करना पड़ता है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 65% रहनी चाहिए। तो दोस्तों अभी तक हमने 8 कैटेगरीज पढ़ ली हैं, अभी 2 बाकी हैं, एक सेक्टोरियल और थीमेटिक और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो सेक्टोरियल के बारे में पढ़ लेते हैं। एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन एन स्पेसिफिक सेक्टर सच एज बैंक power is a sectorial fund, while an open-ended equity scheme investing in line with an investment theme. For example, an infrastructure thematic fund might invest in shares of companies that are into infrastructure construction, cement, steel, telecom, power, etc. The minimum investment in equity and equity related instruments of a particular sector or theme shall be 80% of total assets. तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, सेक्टोरियल एंड थीमेटिक। सेक्टोरियल के अंदर ये है कि पर्टिकुलर एक सेक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो बैंकिंग कर सकते हैं, चाहे पावर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑटो सेक्टर। तो पर्टिकुलर एक सेक्टर को इन्वेस्ट करके सिलेक्ट करके उसमें 80% की इन्वेस्टमेंट मिनिमम उस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर होनी चाहिए, इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए। जब बात आती है थीमेटिक फ़ंड की, थीमेटिक फ़ंड जो है ये पर्टिकुलर सेक्टर पे ना जाके एक थीम पे जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं डिजिटल इंडिया की, जो भी डिजिटल इंडिया के रिलेटेड स्टॉक्स होंगे। फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया के लिए क्या चाहिए, पीसीस चाहिए, यानी कि लैपटॉप्स या मशीन्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, देयर आफ्टर वेब डिज़ाइनिंग चाहिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरफेस, जो भी आईटी सेक्टर को रिलेट करेंगे उन कंपनीज़ में जा सकते हैं। या फिर अगर जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स को ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स यूज़ होंगे, फ्यूल यूज़ होगा, पेट्रोलियम कंपनीज आएंगी। आज की डेट में बैटरीज, क्योंकि गाड़ियों में बैटरी भी डलती है, तो बैटरी से रिलेटेड कंपनीज आएंगी, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आएंगी, या ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आएंगी। तो ये सब थीमेटिक इस तरीके में काम कर रहा है। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर ना हुआ हो तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। एंड 10th कैटेगरी पे चलते हैं। 10th कैटेगरी आ गई इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। एंड ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कैन scheme with a statutory lock-in of 3 year and tax benefit. The minimum investment in equity and equity related instruments shall be 80% of total assets in accordance with equity linked saving scheme 2005 notified by Minister of Finance. तो equity linked saving scheme क्या है, यहाँ पे आप ओपन एंडेड स्कीम होने के बावजूद भी 3 साल तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड इसमें जो है टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 80% की होनी चाहिए। और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स को 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा नोटिफाई किया गया था टैक्स बेनिफिट्स के लिए। एंड आज का ये वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 13 मिनट से ऊपर का हो चुका है दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डेट स्कीम्स के बारे में जानेंगे। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके नोटिफिकेशंस अगले वीडियोस के लिए ऑन कर लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।